नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप स्टोरी यहां पर कच्चा तेल है, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने यहां पर ट्रंप की तरफ से आते हुए देखी हैं और जिस तरह के कैलकुलेशंस हम यहां पर बाजारों में कर रहे हैं कि कितने का तेल आएगा, अगर रशिया से नहीं लेते तो कहां से आएगा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहां पर इंपोर्ट बिल पर, उन सब चीज़ों पर करेंगे आज चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट्स की, क्योंकि यहाँ पर भी कंसर्न्स हैं। इवन एज हमने यहाँ पर मिडिल ईस्ट और यूके से एफटीएस होते हुए देखे हैं और बाजार ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहा है, लेकिन यूएस इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। किस तरह की कंसर्न्स यहाँ पर जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर पर बन सकती हैं, इस पर भी होगी बात। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, साथ ही जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती एंड महेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी एंड कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत लेकिन कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल हेडलाइन अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और कल सीएनबीसी यूएस पर ट्रंप ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि 24 घंटे में यहां पर 25% के ऊपर की जो पेनल्टी है वो ये अनाउंस कर देंगे। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ जिस तरह की सिचुएशन है उसे? देखिए, सिचुएशन में तनाव तो बिल्कुल दिख ही रहा है और भारत और अमेरिका अगर आप देखें तो पिछले 25-30 साल से बहुत ही इंस्टीट्यूशनल तरीके से संबंधों में सुधार आया था। बल्कि अभी भी आज भी मैं देखता हूं तो जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका की, अभी मुझे उसमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं दिख रहा है। हालांकि बयान बहुत आए हैं ट्रंप साहब की तरफ से, लेकिन अभी भी काफी उम्मीद जो है कायम है इस बात को लेके कि भाई दोनों के संबंध जो है वो किसी व्यक्ति के ऊपर जो डिपेंडेंट नहीं है या ट्रंप साहब पे नहीं है, वो अमेरिका से है। और अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशंस हैं और भारत में इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच में 30 सालों में ये संबंध बनाए गए हैं। तो अभी भी काफी उम्मीद भी है और कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह के बयान ट्रंप साहब की तरफ से आ रहे हैं उससे बेचैनी बहुत है, खासतौर से ऊर्जा सेक्टर में। और इसके अलावा वो जो बात कर रहे हैं सेकेंडरी टैरिफ्स की, इसलिए कि आप रूस से तेल क्यों मंगाते हैं, वो इस बात टैरिफ बात कर रहे हैं। जो भी ब्रिक्स के सदस्य हैं उसमें तो भारत तो अग्रणी है कि उस ब्रिक्स टैरिफ भी आपके ऊपर लग सकता है। ब्राजील पे भी उन्होंने इस तरह की बात करी है। तो इसको लेकर के काफी तनाव है। और चूंकि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है तेल का, और तेल का बहुत बड़ा बाजार है, और भारत और चीन दो ऐसे बाजार हैं तेल के जिसको लेकर के पूरी दुनिया जानती है कि फ्यूचर तो यही है, खासतौर से भारत को लेकर के। अब उस समय जबकि दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल का उत्पादक है अमेरिका, और दूसरी तरफ भारत जो बहुत बड़ा उपभोक्ता है, उन दोनों के बीच में इस तरह का तनाव हो जाए जहां पे ये बात हो कि अगर आपने रूस से तेल मंगाया तो हम ये टैरिफ लगा देंगे, अगर सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका से अब भारत ने पिछले 5 महीने में जो अमेरिका से तेल खरीदा है उसमें 70% की बढ़ोतरी आ चुकी है। मतलब 70% ज्यादा तेल मंगाया अमेरिका से, और यही गति चलती रही तो क्रिसमस तक जो है जो अमेरिका से भारत ने तेल खरीदा या गैस खरीदी है उसमें 150% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, वो कोई और देश या कोई और राष्ट्रपति वो उस बात का डिक्टेशन दे। इसको लेकर तनाव, इसी को लेकर के तेल के बाजार में तनाव, जब भारत और अमेरिका की इस तरह की बात हो या जिसमें चीन को भी लपेटा जाए, ब्रिक्स को भी लपेटा जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो है ओपेक ने कहा है कि वो अपने उत्पादन की दृष्टि से उनका नजरिया बदला है और वो और उत्पादन करना चाहते हैं, और इधर जो बड़े कंज्यूमर उनके बीच में तनाव, इससे लेके बाजार चिंतित, और वही कीमत में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और बाजार को भी समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में देखें, कहाँ रोशनी है, कहाँ अंधेरा है। हाँ जी, हाँ, एब्सोल्युटली। वेल, एक तरफ ओपेक यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है मार्केट शेयर लेने के लिए, और दूसरी तरफ से यूएस के जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बाजार उस वजह से एजी है। अगर मिस्टर तनेजा, आप कितनी एक प्रोबेबिलिटी डालते हैं कि एक सेकेंडरी हम यहाँ पर टैरिफ लगता हुआ देखेंगे कि भारत को बोला जाएगा कि रशिया से तेल ले ही नहीं सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत अच्छा आपने मनीषा प्रश्न किया। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी की बात यह है कि अगर ऐसी बात की जाती है कि भारत पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, और वो फिर खाली तेल पे नहीं होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं होगी, वो तो सब चीज पे लग जाएगी, आईटी सर्विसेज पे भी लग जाएगी, वो तो स्टील पे भी लग जाएगी। हो सकता है एप्पल फोन वगैरह जो है इनको एग्जेम्प्ट रखें क्योंकि उससे उनको वहां से सीधा सीधा नुकसान होगा, लेकिन तमाम चीजों पर लग जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि पूरे देश का जो जियो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो पूरी उथल पुथल हो जाएगी उससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत पर लगाएंगे तो मैसेज तो तमाम देशों के लिए जाएगा, चीन के लिए भी जाएगा, ब्राजील के लिए भी जाएगा, जो अन्य देश मंगाते हैं जिसमें टर्की भी शामिल है, जो नेटो का मेंबर है,
और काफी हद तक टर्को जो है वो यूरोप में आ जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता भारत पे लगाएं फिर इनको छोड़ देंगे। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो उसमें उथल पुथल हो जाएगी। अमेरिका अपने को अलग कर लेगा, आइसोलेशनिस्ट अप्रोच हो जाएगी। वो जो आज विश्व में जो व्यवस्था चल रही है, जो फ्री ट्रेड पे है, वो सारी व्यवस्था बनाई किसने? वो अमेरिका ने बनाई पिछले 80 साल के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अपनी व्यवस्था को उथल पुथल कर देंगे और उसको जो है वो खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर है उसे बेचैनी भी बढ़ेगी और परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो फिर प्रोबेबिलिटी आप कहेंगे कि काफी कम है ये सब होने की? मेरा ये मानना है कि प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि देखिए ऐसा कुछ भी होता है, इससे पहले किसी और देश को नुकसान हो, अमेरिका को होगा। अगर भारत रूस से तेल मंगाना बंद कर देता है और रूस का जो तेल लगभग 50 लाख बैरल तो कच्चा तेल है और मनीषा, और 25 लाख बैरल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे अगर बाजार से गायब हो जाते हैं इसलिए कि भारत नहीं ले पाए और कोई देश नहीं ले पाए, इसकी भरपाई तो पूरी होगी नहीं। नतीजा क्या होगा? तेल की कीमत तो कहीं की कहीं जाएंगी और दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता कौन है? अमेरिका है। दूसरा सबसे बड़ा आयातक कौन है? अमेरिका है। किसकी अर्थव्यवस्था तेल की कीमत क्या है उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा इसके साथ में तेल की कीमत अमेरिकी उपभोक्ता के लिए, ट्रम्प साहब के वोटर के लिए तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में अमेरिका में जबरदस्त महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा। तो जब ये इनको समझ में आएगा, ट्रम्प साहब को, उनके जब एडवाइजर ये बात बताएंगे, तो वो उसको थोड़ा उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, आज कुछ कहना कल उसको वापस लेना, ट्रम्प साहब ये भी करते हैं। जी हाँ, हम सब उसे यूज्ड टू भी हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी सैंक्शंस बहुत बड़े आएंगे या भारत को बिल्कुल ही रशिया से तेल नहीं खरीदने को कहा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ यहाँ पर काफ़ी कम है। अगर और जैसे आपने कहा काफ़ी इंटरेस्टिंगली कि जुलाई के अगर हम नंबर्स देखें तनुजा जी, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि रशियन क्रूड इंपोर्ट हमने थोड़ा सा कम होता हुआ देखा, और जैसे आपने हमें अभी बताया कि 5 महीने में करीबन 70% की बढ़त हमने यहाँ पर यूएस क्रूड की आते हुए देखी है। आप कहेंगे सैंक्शंस नहीं लगेंगे, लेकिन एक डायनामिक्स एब्सोल्युटली यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आएगा कि इंडिया कहाँ से कच्चा तेल लेता है। देखिए मनीषा, हमको ये समझना पड़ेगा, भारत की जो कूटनीति है उसमें बहुत सोफिस्टिकेशन है और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, वो हमारे को बहुत प्रिय है। उस पर समझौता नहीं होगा। कोई और देश हमको डिक्टेशन दे, ये वो नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं, वो ये चाहते हैं भाई ट्रेड डेफिसिट है, या वो चाहते हैं भारत जो है अमेरिका से और चीजें खरीदें, तो वो कोशिश उसकी की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। जहाँ तेल भी लेंगे, एलएनजी भी लेंगे, और अगर वो जिस सस्ते दाम पर रूस तेल देता है उसी सस्ते दाम पे वो तेल दें या उसे $1 कम पे देने, हम रूस से बिल्कुल बंद कर देंगे, सारा अमेरिका से लेंगे, वो दिलवाएं तो सही। तो इसलिए ये उनको जो भारत का मैसेज है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती है, लेकिन रूस से हम क्या खरीदें, कितना खरीदें, उस पर नुक्ताचीनी जो है आप नहीं करेंगे। हम आपसे संबंध बढ़ाएंगे, लेकिन अन्य देशों से क्या संबंध होंगे, वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उस पर ना बात होगी ना समझौता होगा। क्लियरली, और काफ़ी हद तक इंडिया का ये स्टैंड रहा भी है। तनुजा जी, एक फाइनल सवाल और ये प्राइसेस को लेकर है, और काफ़ी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अपनी केस स्टडीज़ यहाँ पर डाल रहे हैं कि अगर इंडिया पे सैंक्शन आता है तो भाव 100 तक जा सकते हैं, अगर नहीं आता है और आने वाले 1-2 महीने में सारा कुछ यहाँ पर इन सम सेंस सेटल हो जाता है, एक ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाता है, तो कच्चा तेल फिर 60 इवन सब 60 जा सकता है 4th क्वार्टर कैलेंडर ईयर में। आप कहेंगे ये दोनों ही सिनारियोज एज ऑफ नाउ ऑन द टेबल हैं? देखिए, अगर जो है ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो जाता है, या 70% कम हो जाता है, या 60% कम हो जाता है, तब फिर तेल की कीमत तो $120 होना तय है ना, क्योंकि भारी मात्रा में रूस का तेल आता है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो तेल की कीमत बहुत ऊपर जाएगी और सबसे बड़ी मार उसकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया ये होता है कि भाई भारत के ऊपर वो कोई प्रतिबंध लगा देते हैं या वो कर देते हैं, तो फिर जो है वो आप देखें उसके जो नतीजे होंगे, वो जो होगा, चोट तो लगेगी लेकिन थोड़ी वो कम होगी। लेकिन मेरा अपना जो मानना वो ये है कि जो तेल की कीमत है, अगर थोड़ा सा बयानबाजी एक तरफ है, ट्वीट्स अपनी जगह हैं, हकीकत में क्या होता है ये देखना है। और मनीषा, हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए, आने वाले चंद महीने के अंदर 2-3 महीने में भारत में क्वाड समिट है। क्वाड समिट में 4 ही लोग आते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, और इस बार उसको होस्ट इंडिया कर रहा है। अर्थात ये है कि ट्रम्प साहब भारत आ रहे हैं 2-3 महीने के अंदर उस समिट में भाग लेने के लिए। अगर वो आते हैं और वो आ रहे हैं और क्वाड समिट हो रहा है, तो आप देखेंगे आने वाले कुछ सप्ताह में पूरे माहौल के अंदर गर्माहट को वापस लाना पड़ेगा,
क्योंकि वरना क्वाड समिट जो अमेरिका का प्रोजेक्ट है उसमें परेशानी पैदा हो जाएगी। तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर अगर क्वाड समिट होता है, जो अभी तक संकेत है कि हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो फिर जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी गर्माहट वापस आएगी। जो थोड़ी बर्फ जम गई है उसको कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि उसको पिघलाया जाए और उससे पूरा माहौल बदलेगा। लेकिन ये तय है जब तक ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, तो तेल की कीमतें जो हैं, अगर कोई टैरिफ नहीं लगते या भारत रूस से तेल नहीं, तो तेल की कीमतें दबाव में आने वाली हैं। आज की तारीख में जब मैं होराइजन पे देख रहा हूँ, $62 के आसपास तो दिखता है कि कीमत गिरेगी। आपने आज भी कीमत देखी है, उसका असर यह है कि मार्केट में स्ट्रेस है, परेशान है। उनको लगता है जो सबसे बड़ी मार्केट तेल की होने वाली है भारत, उसके साथ जो अमेरिका के संबंध, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ये जो है इसको लेके परेशानी है, ये कीमत में रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर ये परेशानी बढ़ती है तो कीमत में रिफ्लेक्ट करेगी। ओह एब्सोल्युटली। ग्लोबल हेडलाइंस में यहाँ पर किस तरह से इंडिया पे रिएक्शंस होंगे, इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा, उसी का इम्पैक्ट हमने कच्चे तेल में आज यहाँ पर बनता हुआ देखा भी है। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान शब्दों में वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए भी। वंदना, आपसे भी एक सेंस लेना चाहेंगे, कैसे देखती हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत नियर टर्म के लिए? मनीषा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनफॉल नहीं है। $62 से मैं भी यहाँ पे सहमत हूँ और मुझे लग रहा है कि जितनी भी कमोडिटीज हैं, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या क्रूड ऑयल हो, ये अपने ओन डायनामिक्स पे, सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे ना चल के ये टैरिफ पे यहाँ पे रिएक्शंस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अपर बैंड $71 का है, लोअर बैंड हमारा $62 का यहाँ पे है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, तो करेक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज के दिन की अगर मैं बात करूंगी कि आज के दिन में क्या मूवमेंट आ सकती है, तो मुझे लग रहा है कि हल्का एक जो पुल बैक है वो देखने को मिलेगा। 58-18 तक का जो लेवल्स है वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज के दिन में हो सकता है कि क्रूड ऑयल में आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री शेड्यूल है और वहां पे इन्वेंट्री बिल्डअप की संभावना है, तो जो भी अपसाइड होगा वो केप्ट होगा। वंदना, मेटल्स कैसे देखती हैं आप, क्योंकि कॉपर में कुछ बहुत सपोर्ट है, एल्यूमिनियम में आज फिर गिरावट है? जी, कॉपर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कल का एक फॉल था वो काफी ज्यादा डीप हो गया हुआ था कॉपर के लिए, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आ सकती है। और जो भी डेटा है, अब डेटा पे भी एक कंसर्न आ गया यूएस डेटा पे, तो मुझे लग रहा है कि 882 के करीब ही यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। 889 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 879 का। बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड नहीं है क्योंकि जो प्रीमियम है एलएमयू और कॉमिक्स का, वो प्रीमियम अब यहाँ पे नेगेटिव में चला गया है। वेल एब्सोल्युटली। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात होगी यहाँ पर सोने चांदी पर। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे और भी सोने की तरफ से गेस्ट्स। वेल, बात अब यहाँ पर सोने की करेंगे, जहाँ पर कुछ बहुत सपोर्ट देखने को मिला है, लेकिन 3400 3450 अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। हमारे साथ महेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी एंड कार्तिकेय बुलिन के डायरेक्टर दीपक सोनी अब मौजूद हैं। अनुराग, आपसे पहले बात करेंगे, जिस तरह से ट्रम्प की लगातार यहाँ पर स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आई हैं, उसका इम्पैक्ट सोने के प्राइसेस पे देखने को मिला है। क्या कुछ है जो आप वॉच कर रहे हैं और आपकी क्या सेंस है कि सोने के भाव यहाँ से क्या जा सकते हैं? आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैंने देखिए पिछली बार भी आपसे यही कहा था कि ये ट्रम्प का जो टैरिफ वार है ये करंट सिनेरियो में भी खत्म होने वाला नहीं है। जिस तरीके से इस समय विश्व के हालात हैं, चाहे वो युद्ध के माहौल हो चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ये टैरिफ वार। टैरिफ वार को लेकर के जो ये अनिश्चितताएं चल रही हैं, और देखिए 99,000 के रेट पर जब मार्केट स्टैंड कर रहा था, उस समय भी मैंने बोला था कि ये रेट यहाँ से बढ़ जाएंगे, और अभी भी मैं इसी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। मैं इस पूरे टैरिफ वार का जो एक पूरा इकोसिस्टम डैमेज होता हुआ दिख रहा है, उसको देख करके मुझे यही दिख रहा है कि हम बहुत ही जल्द सोने को 1,07,000 से 8,000 रुपए हाजिर मार्केट में होता हुआ देख रहे हैं। हम इससे नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, और ये अभी टैरिफ वार थमने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कई और देश भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और कई और देशों का इसको समर्थन भी मिल रहा है, और कोई हमारी तरफ से समर्थन दे रहा है, कोई उनकी तरफ से समर्थन दे रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो प्रेशर आ रहा है वो पूरा का पूरा गोल्ड पे आ रहा है। और अभी ये टैरिफ वार का जो करंट सिनेरियो है, इसमें हम सोने की भाव को बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। दीपक जी, आपकी भी यही सेंस है कि तेजी यहाँ से बरकरार रहेगी? 1,08,000 अनुराग जी कह रहे हैं, आपका क्या लेवल है? नमस्कार मनीषा जी। मनीषा जी, जो करंट कंडीशंस बनी हुई है, ये एक तरीके से ये इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप है मिस्टर ट्रम्प की, और इसका खामियाजा जो है वो थ्रू आउट वर्ल्ड महसूस किया जा रहा है। प्राइजेस को लेके मेरा ये मानना है कि अभी जो डेटा आए हैं उसमें ये सामने आया है कि चाइना कंटिन्यूअसली बाइंग के ऊपर है,
और जो अभी एक्सचेंज चाइना एक्सचेंज में जो गोल्ड है उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो डिलीवरी के अगेंस्ट में प्लेस किए गए हैं, डिलीवरी ली गई है अगेंस्ट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में, नियर अबाउट 36 टन। तो इन और जो ट्रेड वॉर की कंडीशन है इसको देख के नहीं लगता है कि अभी इमीडिएटली कोई भी करेक्शन हमें गोल्ड में देखने के लिए मिलेगा। और अब प्राइजेस को लेके अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 3500 तक एक ये करेक्शन फेज है गोल्ड में। 3500 अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद हमें बहुत जल्द 37-3800 के भाव देखने के लिए मिलेंगे कॉमेक्स में, और जो रिजल्ट करेंगे इन इंडियन एमसीएक्स मार्केट में आप मान के चलिए 6 से 7 हजार रुपए की और तेजी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1,07,000 1,08,000 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1,01,000 के लेवल्स तो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी यहाँ पर हैं ही। अनुराग जी, ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इंडियन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर तो काफ़ी चिंताएं हैं, बिकॉज यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर, लेकिन भारतीय बाजारों में अब यहाँ पर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है। आपको लगता है कि सेगमेंट चाहे एक्सपोर्ट में थोड़ी सी यहाँ पर मार खाए, लेकिन इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा बेहतर बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, अब वो परिस्थितियां चेंज हो गई मनीषा जी। कभी हम डिपेंड हुआ करते थे सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक देश पे या एक मार्केट पे, आज ऐसा नहीं है। आज भारत की जो ज्वेलरी है, वो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर हमारा केवल अमेरिका में ही काम नहीं कर रहा है। यूएस, कनाडा, रशिया, गल्फ कंट्रीज और जाने कितने कितने देशों में जहां पर, और आपने देखा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्राओं पे जाते हैं तो छोटे से छोटे देशों में भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो हमारे इंडियंस की है वो भी वहां पर रहती है। इन सब चीजों को भी देखते हुए, और वहां पर वो धीरे धीरे हमारे ट्रेडिशन और हमारे ज्वेलरी भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं उन देशों में भी। तो अब हम केवल यूएस पे डिपेंड नहीं है। अगर आप हमारे एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होती हुई नजर आएगी। हमारे डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीजें डिपेंड करती हैं, त्योहार का सीजन, हमारे फेस्टिवल सीजन अलग होते हैं, बीच में हमारे यहाँ कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमारे यहाँ शादी विवाह नहीं किए जाते, इस वजह से थोड़ा मार्केट का फर्क आता है। हाँ, करंट टाइम में कहीं ना कहीं आम जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा फर्क इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि सोने के भाव काफी तेज हो गए हैं। और कहीं ना कहीं मैंने आपसे एक बात पिछली बार भी कही थी कि जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनके कंटिन्यू करने की का एक बहुत बड़ा प्रेशर अभी चाइना ने भी, जैसे आपने बोला, दीपक जी ने बोला कि वो फिजिकल, उन्होंने जो फ्यूचर में अपने हमारे सौदे कर रखे थे उसको वो फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों का प्रेशर हमारे गोल्ड सेक्टर पे आ रहा है। वो प्रेशर कहीं ना कहीं आम कंज्यूमर की जेब पे पड़ रहा है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो रहा है और अपने आप को रिसाइकिल में कन्वर्ट कर रहा है या अपने पुराने गोल्ड से काम चला रहा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि अब हमारा फेस्टिवल सीजन अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये थोड़ा सा हमारा जो बीच का ये थोड़ा रिसेशन रहता है इस हमारे 2-3 महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जून से लास्ट से स्टार्ट होता है, और ये महीना कहीं ना कहीं रहता ही ऐसा है, हर साल रहता है। और हमें लगता है कि हम सितंबर मिड्स के बाद हम ऑलरेडी मार्केट हमारा मूव करना शुरू कर देगा और हम फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे। दीपक जी, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि इंडियन मार्केट बाइंग अच्छी स्ट्रांग है एज ऑफ नाउ? यहाँ पर क्या सेंस है और किस तरह एक परसेंटेज इंक्रीज इन सेंस ऑफ वैल्यू या वॉल्यूम बनता हुआ आप देखते हैं? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइजेस के कारण काफी हद तक जो है नरमी देखी गई है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में भी हमारे सामने आया है, जिसमें अराउंड 7% इन्वेस्टमेंट में कमी बताई गई है और 17 to 80% ज्वेलरी की डिमांड में कमी बताई गई है। इतने हाई प्राइसेस होने के बाद ये एक कॉमन है ये थॉट प्रोसेस कि डिमांड में जो है वो कमी आएगी। अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर बात करते हैं तो यूएसए जरूर हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन मनीषा जी, मेरा ये मानना है कि बैक ऑफ द माइंड इंडियन ट्रेडर्स भी अपने लिए नए विकल्प को जरूर तलाश रहे होंगे। और ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जो पिछले ईयर हमारे अच्छे एक्सपोर्ट डेटा वहां से आए थे, जिसमें हमने बहरीन में अच्छा एक्सपोर्ट किया था और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा एक्सपोर्ट हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि ये एक फेज जरूर आएगा। मैं यूएस, अगर जो हमारे रिलेशंस यूएस से सही नहीं होते हैं तो भले हमें 3 से 4 क्वार्टर जो है एक्सपोर्ट के डेटा में हम थोड़े पीछे रहेंगे, बट ओवरऑल नए मार्केट के तलाश जो है वो एक्सपोर्टर बहुत आराम से करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नियर टर्म पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे या नंबर्स पे असर पड़ेगा ऐसा फिलहाल नहीं लगता। और ऑफ कोर्स इंडियन फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्टर्स उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स वो बहुत बुलिश क्यूज यहाँ पर सोने और चांदी दोनों पर ही देने के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स एक्सप्रेस पर।